पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर दौरे पर होंगे। इस दौरान वो सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट पर काम 1978 से शुरू हुआ था, लेकिन अब करीब 4 दशकों के बाद ये पूरा हुआ है। इस परियोजना के निर्माण में करीब 9,800 करोड़ रुपया खर्च आया है, जिसमें से 4600 करोड़ से ज़्यादा खर्च पिछले 4 सालों में हुआ है। दिया गया है पैसा इसके लिए। इस परियोजना के तहत 5 नदियों घाघरा, सरयू, ताप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ना भी शामिल है। इस परियोजना को शुरू होने में करीब 14 लाख हेक्टेयर इलाके में सिंचाई भी की समस्या भी दूर हो जाएगी और 6200 से ज़्यादा गांव के करीब 29 लाख किसानों को फायदा होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को इस नहर से फायदा मिलेगा। 5 राज्यों के लिए बीजेपी की तैयारियां चुनाव के लिए शुरू हो गई हैं, तेज हो गई हैं। बीजेपी के 100 सांसद मंत्री करेंगे इन चुनाव प्रचार की कमान, उनको दी गई है। इनमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल होंगे और ये सांसद सोमवार से ही अपने संसद नहीं आएंगे। चुनावों तक राज्यों में ही इन्हें रहने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के सांसद गोवा पर ध्यान देंगे, जबकि हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली के सांसदों पर पंजाब का भार होगा। दूसरे राज्यों के सांसद यूपी और उत्तराखंड जाएंगे। पूर्वांचल के 16 जिले बिहार बीजेपी के हवाले किए गए। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गोवा दौरे पर आदिवासी महिलाओं के साथ पारंपरिक नृत्य किया। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि प्रियंका गांधी के गोवा के दौरे के बीच ही कई कांग्रेसी नेताओं के इस्तीफों की झड़ी लग गई। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। गुरुग्राम में नमाज को लेकर कई हफ्तों से चल रहे विवाद को लेकर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं होगी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गुरुग्राम के अधिकारियों से कहा गया है कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए, लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। इसे लेकर आपसी टकराव नहीं होना चाहिए। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास ज़मीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी ज़मीन होगी या वक़फ़ की होगी, उसमें कहीं एनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मथुरा के दिवंगत विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद परिवारों के साथ है। राज्य की ओर से शहीद परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। हादसे में इकलौते बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती और सेहत के लिए यूपी के देवरिया जिले में उनके गांव में घर घर दुआएं मांगी जा रही है। गांव में वो बहुत ही लोकप्रिय हैं और उनकी बहुत ही उन्हें इज्जत से देखा जाता है। वरुण सिंह के कनौली गांव में उनकी पड़ोसन हुजूरुन्निसा के घर आज कुरान ख्वानी थी। घर के आंगन में खानदान के मर्द औरत सब जमा हुए और कुरान की आयतें पढ़ी। कुछ ने तस्बीह पढ़ी और खुदा से उनकी सलामती की दुआएं की। हुजूरुन्निसा के परिवार से वरुण के परिवार के रिश्ते हैं। हमारे गांव कनौली का कैप्टन वरुण सिंह का एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में इस समय गंभीर हालत में भर्ती हैं। उनके लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द ही से सही सलामत हो के घर वापस आए। हम लोग उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर हम लोग के दरमियान आएंगे और हम उनसे मज़ीद मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। देवरिया के हनुमान जी के सबसे बड़े मंदिर में पुजारी राजेश नारायण हनुमान जी की आरती कर रहे हैं। आज उनकी प्रार्थनाओं में वरुण सिंह के लिए भी प्रार्थनाएं शामिल हैं। वरुण के जानने वाले लोग भी वहां पहुंचे हैं जो उनकी सलामती की मन्नत मांग रहे हैं।
श्री वरुण सिंह जी जो है हम सब के बीच पुनः स्वस्थ होकर के और उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ आवें कि कम से कम एक आशा जो है पूरे देश को बढ़े कि हमारे 14 जवानों में से कम एक जवान को ठाकुर जी ने, हनुमान जी ने जीवन दान दिया है। हम लोग बस इसलिए ये कामना करते हैं कि वो जल्द से ठीक हों और जो है कि अपनी मातृभूमि पे आएँ और हम लोगों से मिलें और हम लोग उनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती है हम लोग को। हम लोग भी उनकी तरफ बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। बस यही उम्मीद है कि जो है कि वो जल्द से जल्द ठीक हों और जो है कि वो अपनी मातृभूमि पर। लखनऊ की तारीखी ईदगाह ऐशबाग में मदरसे के बच्चों और उलेमा सब ने मिलकर कुन्नूर के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश की और वरुण की सेहत के लिए दुआएं मांगी। हम लोग उनके घर वालों के साथ इस दुख में बराबर से शरीक हैं और जो एक और आर्मी पर्सनल जो कि इंजर्ड हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो हार्ट एंड हेल्दी हों और फिर से अपनी ड्यूटी पर वापस आएँ। देवरिया के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में भी वरुण के परिवार के लोगों ने उनकी सेहत की सलामती के लिए रुद्राभिषेक किया। एक इतने बड़े दर्दनाक हादसे में बस एक ज़िंदगी बची है। लोग दुआएं कर रहे हैं कि वो सलामत रहें, बच जाएं और सेहतमंद हो जाएं। देवरिया में विनोद द्विवेदी और लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में वैक्सीन की पहली डोज को लेकर विवाद हो गया है। 3 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया कि पहली डोज उन्हें ही लगाई जाएगी जो SDM से सहमति पत्र लेकर आएगा। खबर सामने आने के 24 घंटे के बाद ही इस आदेश को वापस ले लिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। भैया पहला टीका नहीं लग रहा है तो मैं डॉक्टर साहब से पूछ के आया ये सब पूछ के नहीं, आप लिखवा के ले आओ। थोड़ी तकलीफ थी मेरे को। हाँ, तो जब टीका नहीं लगवाया था मैंने, तकलीफ खत्म होने लगी तो मैंने टीका लगवा। आज क्या पहला डोज लगवाने आए हो आप? पहला लगवाना है, डॉक्टर से पूछ के भी आ गया मैं। पहले लगा रहे थे अब तक हम लोग पहला टीका, और आज आदेश है कि पहले टीके अभी हम नहीं लगा रहे। SDM साहब का परमिशन पत्र चाहिए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में CMHO ने आदेश निकाला कि जिले में कोरोना टीके का पहला डोज नहीं लगेगा। अगर टीका लगवाना है तो SDM से इजाजत लेनी होगी। अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी बगैर स्वीकृति पत्र के पहला डोज लगाएगा तो पैसे उसकी तनख्वाह से काटे जाएंगे। आगर जिले की आबादी 4,71,271 है, जिसमें 4,24,000 लोगों को टीके का पहला डोज लगना था। आदेश आने तक 4,38,800 लोगों को पहला डोज लग गया, यानी लगभग 104%। अप्रत्यक्ष रूप से हमको मालूम पड़ रहा है कि लोग तीसरा डोज भी लगा रहे हैं और अपने मोबाइल नंबर चेंज करके वो उसको अपने आप को बोल रहे हैं कि हम बूस्टर हो जाएं। तो हम ऐसा नहीं कि उनको नहीं लगाएंगे जिसने नहीं लगाया है, हम उसको कंफर्म करेंगे 100% कि वास्तव में इसको फर्स्ट डोज नहीं लगाया है तो हम उसको लगाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कह रहे हैं लोग बूस्टर डोज लगवा रहे थे, वहीं जिला टीकाकरण अधिकारी अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले की कहानी बता रहे हैं। हमने रोको टोको अभियान प्रदेश में सबसे पहले आगर मालवा में शुरू किया था। रोको टोको अभियान के अंतर्गत हमने सभी ट्रांजिशन एरिया यानी कि जैसे बसें या आवागमन के साधन होते हैं उस बसों में घुस के भी लोगों को फर्स्ट डोज लगाए, तो इसलिए थोड़ा आंकड़ा बढ़ गया रहा। नीमच में कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया था क्योंकि वहाँ पर लोगों ने फर्स्ट डोज के नाम से थर्ड डोज झूठ बोल कर लगवा दिए थे। तो हमने भी एक प्रिकॉशन रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मालवी ने ये आदेश जारी किया था। अकेले आगर मालवा में 14,800 लोगों के बूस्टर डोज लगवाने की बात सामने आ रही है, लेकिन सरकार का कहना है ये फ्लोटिंग आबादी है, यानी वो लोग जो एक जिले से दूसरे जिले में सफर करते हैं। वैसे टीके में गड़बड़ी का यह अकेला मामला नहीं है, इससे पहले भी हम दिखा चुके हैं कि कैसे मृतकों के नाम पर टीके लगे हैं। ऐसे मामले अभी भी बड़वानी, अशोकनगर जैसे कई जिलों से सामने आ रहे हैं। बड़वानी के पलसूद में रोहित राठौर के पिता को 5 अप्रैल को वैक्सीन का पहला डोज लगा था। 9 अप्रैल को उनका निधन हो गया। 8 दिसंबर को मैसेज मिला कि पिताजी को दोनों डोज लग गए हैं। जैसे मृत व्यक्ति है जिसकी मौत 8 महीने पहले हो चुकी है, उसका सेकंड डोज कैसे लग सकता है? ये वैक्सीनेशन सिस्टम की लापरवाही है एक तरीके से, तो इस पर मतलब कार्रवाई करना चाहिए। आला अधिकारियों पर कार्रवाई करके जांच होना चाहिए इसकी, ये ऐसा कैसे हो रहा है। देश में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज लगना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जिलों में
ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली है उन्होंने तीसरा डोज भी ये सोच कर लिया है कि ये बूस्टर डोज है और इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया गया अपना मोबाइल नंबर बदल दिया ताकि वो तीसरा डोज लगवा सके। आगर मैं जफ़र मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने पुलिस पर हमला किया। इस हमले में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। ये हमला गुलशन चौक के पास हुआ। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश जारी है।